Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College Bhilwara. Today we are going to start a new topic of company law. The topic is transfer, nomination and transmission of securities. आज हम कंपनी लॉ का नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रतिभूतियों का अंतरण, नामांकन एवं पाराशन के बारे में। संगठन के कंपनी प्रारूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कंपनी के सदस्य कंपनी में धारित अपनी प्रतिभूतियों का आसानी से अंतरण कर सकते हैं। अंतरण दैट मीन्स ट्रांसफर। कंपनी अधिनियम द्वारा भी अंशधारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपने द्वारा धारित प्रतिभूतियों दैट मीन्स सिक्योरिटीज का इस अधिनियम तथा कंपनी के अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक अंतरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम में यह भी लिखा है कि कंपनी के अंश चल संपत्ति हैं जिनका कंपनी के अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुरूप अंतरण किया जा सकता है। इस प्रकार अंशधारियों का अंशों के अंतरण का अधिकार कंपनी के अंशों के साथ सहज रूप से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अंशों के अंतरण का आशय क्या है। What is the meaning of transfer of shares? जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों, देखिए यहाँ पर मिस्टेक से गलत टाइप हो गया है तो इसको आप अंश पढ़ें, अपने अंशों को, ठीक है ना, अंशों को, ये ध्यान रखें, यहाँ पर करेक्शन करें, अपने अंशों को किसी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत प्रतिफल के बदले किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो उसे अंशों का अंतरण कहते हैं। न्यायालय द्वारा अंशों का जबरदस्ती विक्रय करने अथवा नीलाम करने अथवा अंशों के हरण के बाद उनका पुनः निर्गमन करने को अंशों का अंतरण नहीं माना जाता है। अंतरण को आप ध्यान रखें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों के अंतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो जब जबरदस्ती विक्रय और नीलाम करने अथवा अंशों का जो हरण किया जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसके बाद अगर री इश्यू किया जाता है तो उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के संबंध में कुछ प्रावधान हैं, कुछ प्रोविजंस हैं। वो प्रोविजंस किस प्रकार है मैं आपको बता देती हूँ। निक्षेपागार के माध्यम से लेन देन की जाने वाली प्रतिभूतियों का अंतरण। यदि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन देन निक्षेपागार के माध्यम से होता है तो प्रतिभूतियों का अंतरण उन व्यक्तियों के बीच हो सकता है जिनका नाम किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में लाभदायी हितधारकों के रूप में लिखा हुआ है। लाभदायी हितधारक दैट मीन्स होल्डर्स ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट के रूप में लिखा हुआ है। यदि प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में अंतरण होता है तो उनके अंतरण के संबंध में कंपनी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू होते हैं। वो प्रावधान कौन कौन से हैं? निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना, मतलब फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म नंबर SH4 में इसका आवेदन किया जाएगा। नेक्स्ट है उस पर तिथि मीन्स अंतरण के विलेख पर तिथि अंकित होनी चाहिए। अंतरण के विलेख पर विधिवत स्टाम्प लगे होने चाहिए। अंतरण विलेख का निष्पादन या कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन अंतरणकर्ता तथा अंतरिती द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। अंतरिती का विवरण भी उस पर होना चाहिए विलेख पर। वो विवरण में क्या क्या बातें होंगी? अंतरिती का नाम, मतलब अंतरिती मतलब ट्रांसफर करने वाले का, ठीक है, अंतरिती से मतलब समझे जो शेयर को ट्रांसफर कर रहा है। और विलेख क्या हो गया? एक डीड हो जाती है ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो नाम, पते एवं व्यवसाय यदि है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। अंतरण विलेख यानी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर अंतरणकर्ता मतलब ट्रांसफरी का द्वारा कंपनी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। अंतरण विलेख इसके निष्पादन की तिथि के 60 दिनों के भीतर कभी भी कंपनी के पास सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। अंतरण विलेख के साथ संबंधित प्रतिभूति प्रमाण पत्र भी कंपनी को सुपुर्द किया जाना चाहिए।
यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके साथ प्रतिभूति आवंटन पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यदि अंतरण विलेख खो जाता है अथवा निर्धारित अवधि में अंतरण विलेख कंपनी को सुपुर्द नहीं किया जाता है तो कंपनी क्षतिपूर्ति बॉन्ड एवं संचालक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ प्रतिभूतियों का अंतरण कर सकती है। कभी कभी अंतरणकर्ता द्वारा अंशतः या अपूर्ण दत्त प्रतिभूतियों के अंतरण का विलेख प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक कंपनी को अंतरण हेतु प्राप्त सभी प्रमाण पत्रों को उनकी प्राप्ति के 1 माह के भीतर अंतरण करके सुपुर्द करना पड़ता है, किंतु यह समय सीमा तब लागू नहीं होती है जबकि उन प्रतिभूतियों के अंतरण पर किसी कानून, न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है। किसी भी मृतक व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूतियों का अंतरण उसके वैधानिक प्रतिनिधि दैट मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ठीक उसी प्रकार किया जा सकेगा मानो कि वह प्रतिनिधि उस अंतरण प्रलेख के निष्पादन के समय स्वयं ही धारक हो। दंड के लिए क्या व्यवस्था है ये हम समझ लेते हैं। यदि प्रावधानों के पालन में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी को कम से कम 25,000 रुपए के तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को कम से कम 10,000 रुपए के तथा अधिकतम 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। निक्षेपागार का दायित्व। यदि किसी निक्षेपागार ने किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से किसी प्रतिभूति का अंतरण किया है तो उसे धारा 447 के अधीन दंडित किया जा सकेगा। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रावधान प्रतिभूतियों के पारेषण दैट मीन्स ट्रांसमिशन पर लागू नहीं होते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने ट्रांसफर के बारे में अध्ययन किया, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध किस तरह लगाया जा सकता है, कब लगाया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज 2 तरह से लगाया जा सकता है। हमको इसको 2 भागों में विभाजित करके प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, फर्स्ट है वैधानिक प्रतिबंध और सेकंड है अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंध। ये अंतर नियमों को थोड़ा करेक्ट कर लें। तो पहला है स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस और सेकंड है रेस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि वैधानिक प्रतिबंध कहते किसे हैं। प्रतिभूतियों के अंतरण पर वैधानिक प्रतिबंधों से तात्पर्य कंपनी अधिनियम के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से है। इन प्रतिबंधों का उल्लेख हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो आप इसको वहां से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्नियमों द्वारा प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम की कुछ धाराएं प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती हैं और उन सभी प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर्नियमों में प्रतिभूतियों के अंतरण के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। निजी कंपनी को तो ऐसे कुछ प्रतिबंध अपने अंतर्नियमों में सम्मिलित करने ही पड़ते हैं, किंतु कोई भी कंपनी अंतर्नियमों के प्रावधानों द्वारा प्रतिभूतियों के अंतरण पर निषेध नहीं लगा सकती है। सामान्यतः कंपनियों के अंतर्नियमों में प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। कंपनियां सामान्यतः उन प्रतिबंधों को अपने अंतर्नियमों में सम्मिलित कर लेती हैं जो प्रतिबंध प्रतिभूतियों के अंतरण पर कंपनी अधिनियम के अधीन लगाए गए हैं। नेक्स्ट है अनिवार्य प्रतिबंध। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर्नियमों में अपने सदस्यों के
प्रतिभूतियों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने ही पड़ते हैं। ऐसा करके ही कोई निजी कंपनी अपनी सदस्य संख्या को सीमित बनाए रख सकती है। नेक्स्ट है अवयस्क अंतरिति मीन्स माइनर ट्रांसफरी। किसी भी कंपनी के अंतर्नियम में अवयस्क के नाम में प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध हो सकते हैं, किंतु कंपनियां पूर्णदत्त प्रतिभूतियों को अवयस्क के नाम अंतरित करने की छूट दे सकती है, यदि अंतरण विलेख पर उसके संरक्षक के हस्ताक्षर हो। अस्वस्थ मस्तिष्क के वाले व्यक्ति के बारे में क्या प्रावधान है? अंतर्नियमों में दिवालिया व्यक्ति को प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध हो सकता है। नेक्स्ट है दिवालिया व्यक्ति के अंशों का अंतरण। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का प्रतिभूति धारक है और वह व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को प्रतिभूतियों के अंतरण के संबंध में भी अंतर्नियमों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि अंतर्नियमों में व्यवस्था की जाती है कि किसी भी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर उसकी प्रतिभूतियां किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को ही एक निश्चित मूल्य पर बेची जा सकेंगी, तो ऐसा प्रतिबंध तब तक वैध माना जाता है जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि ऐसा प्रावधान पक्षपात करने के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट आता है याचना अदत्त रहने पर। यदि प्रतिभूतियों पर याचना की गई राशि का प्रतिभूति धारक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, तो अंतर्नियमों में व्यवस्था होने पर कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण को तब तक रोक सकती है जब तक कि अंशधारी बकाया याचना राशि का भुगतान नहीं कर देता है। नेक्स्ट है ग्रहणाधिकार। यदि कंपनी को ग्रहणाधिकार प्राप्त हो तो कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण को तब तक रोक सकती है जब तक कि अंशधारी देय याचना राशि या अन्य ऋणों का भुगतान नहीं कर देता है। नेक्स्ट है कम प्रतिफल। यदि प्रतिभूतियों के अंतरण प्रलेख में दर्शाया गया प्रतिफल प्रतिभूतियों पर दिए गए वास्तविक प्रतिफल से कम हो तो प्रतिभूतियों के अंतरण को रोका जा सकता है। शुल्क किस प्रकार से लगाया जाता है? कंपनी अपने अंतर्नियमों के अधीन प्रतिभूति अंतरण पर शुल्क निर्धारित कर सकती है। ऐसे में यदि अंतरण के लिए निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया जाता है तो कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण पर रोक लगा सकती है। एक ही वर्ग के अंश के संबंध में क्या प्रावधान है? कंपनी अपने अंतर्नियमों में यह भी प्रतिबंध लगा सकती है कि एक अंतरण प्रलेख में केवल एक ही प्रकार या श्रेणी की प्रतिभूतियों के अंतरण का प्रस्ताव हो सकता है। ऐसी दशा में कंपनी अंतरण को रोक सकती है यदि अंतरण प्रलेख में एक से अधिक प्रकार की प्रतिभूतियों के अंतरण का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है सदस्यों के रजिस्टर के बंद रहने पर। कंपनी अंतर्नियमों में यह प्रावधान कर सकती है कि अंशों का अंतरण तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि सदस्यों का रजिस्टर बंद रहेगा, किंतु सदस्यों का रजिस्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंद हो तभी अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध रहेगा। यदि अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर कंपनी के पास उपलब्ध नमूने के हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं, मतलब मैच नहीं होते हैं, तो कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण से इनकार करने को बाध्य हो जाती है। नेक्स्ट है अन्य कोई उचित आधार। कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों में यह व्यवस्था कर सकती है कि कंपनी का संचालक मंडल किसी भी उचित कारण के आधार पर अंशों के अंतरण से इनकार कर सकता है, परंतु कंपनी को वह कारण प्रकट करना पड़ेगा। पीड़ित पक्षकार ऐसे कारणों के विरुद्ध अपील भी कर सकता है, अतः संचालकों को ऐसे अधिकार का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। यदि कोई प्रतिभूति धारक ये सभी प्रतिबंध जो हैं उन प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए प्रतिभूतियों के अंतरण का विलेख कंपनी को प्रस्तुत करता है,
तो कंपनी उस अंतरण आवेदन दैट मीन्स ट्रांसफर एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकती है। इस प्रकार हमने आज प्रतिभूतियों के अंतरण के प्रतिबंध तथा अंशों के अंतरण का मीनिंग के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।